अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त की आज दूसरे रोज़ भी समाअत की, जो बराह रास्त दिखाई गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमने नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। सुप्रीम कोर्ट पर हर चीज़ का मलबा ना डाले। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज़ है जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कागजात नामजदगी में कोई खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर करे और टिकट जमा कराए तो जमात का उम्मीदवार तस्वुर होगा। आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हलफी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। आज की समाअत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी और फाजिल जजेस के दरमियान इंट्रा पार्टी इलेक्शन, सियासी जमात की आईनी और पार्लिमानी हैसियत, मुतनासिब नुमाइंदगी और बल्ले के इंतखाबी निशान पर काफ़ी सवाल जवाब हुए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो भी पार्टी असम्बली में होगी वो पार्लिमानी पार्टी ही होगी। असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं जो हमारे सामने नहीं। पीटीआई शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इस पर फुल कोर्ट के सरबराह ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हमारे सामने नहीं है। मुतनासिब नुमाइंदगी के नाम पर ड्रामेटाइज करने की ज़रूरत नहीं। मखसूस नशिस्तें पार्टी सरबराह की सवाबदीद है। मखसूस नशिस्तों में वोटर्स का कोई किरदार नहीं होता। समाअत के दौरान एक मौके पर चीफ जस्टिस ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कहा कि अगर ये इंतखाबात होते तो फ़ायदा तहरीके इंसाफ के अरकान को ही होता। जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा बहुत एहतराम से अगर सब सच बोलना शुरू करें तो वो बहुत कड़वा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा वो तो सच बोलते हैं। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि पार्लियामेंट में आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हों और दो सियासी जमातें हों तो क्या होगा? क्या सारी मखसूस नशिस्तें दो सियासी जमातों को जाएंगी या उन जमातों को सिर्फ अपनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? पहले इस तनाज़े को हल करें कि इसका क्या जवाब है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा दो सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी, बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में ये देखा जाए। ये नहीं हो सकता कि सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट कर दें। ऐसा करने से मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल कहाँ जाएगा? इस केस की मजीद समाअत अब 24 जून को होगी। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरखास्त लार्जर बेंच को भेज दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतालिक ट्राइब्यूनल तब्दील करने की दरखास्त मंजूर करते हुए जुमेरात को इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। मखसूस नशिस्तों के केस का मुस्तकबिल क्या है? क्या तहरीके इंसाफ को इंसाफ मिलना शुरू हो गया है और क्या इमरान खान अनकरीब कारकुनों में नजर आएंगे? नहीं, तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर साहब। बैरिस्टर अली जफर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, आज जो एक नुक्ता उठा अदालत में कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अगरचे बल्ले का निशान नहीं मिला, लेकिन आपके उम्मीदवार इनफरादी तौर पर बल्ले का निशान मांग सकते थे, इसके लिए आप लोगों ने दरखास्त ही नहीं दी। जी देखें, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो पहला सिंबल वाला केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीटीआई को सिंबल नहीं मिल सकता। सो वो सिंबल की कहानी तो वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो एक उम्मीदवार अगर अपने निशान की रिक्वेस्ट करता है तो वो तो बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्ज़ी है कि वो इंडिविजुअल जो है जो अपनी ज़ाती हैसियत में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मांग रहा है सिंबल, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से वो सिंबल अलॉट करता है इंडिपेंडेंट लोगों को। और आपने देखा कि इस केस में पीटीआई के जो उम्मीदवार थे पिछले इलेक्शन में उनको अजीब अजीब सिंबल्स जो थे दिए गए। यकीनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कन्फ्यूजन चाहता था लोगों में, इसलिए उन्होंने ऐसे इस किस्म के सिंबल्स दिए, इस किस्म के निशान दिए पीटीआई के उम्मीदवारों को कि लोग कंफ्यूज हो जाएं, बल्कि मिलते जुलते 2-3 लोगों को इस तरह के निशान दिए ताकि लोगों के जो वोट्स हैं वो भी बट जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये ऑब्जर्वेशन आज कि आपने ये क्यों नहीं ले लिया, पीटीआई के उम्मीदवारों ने क्यों नहीं पीटीआई का निशान जो बल्ला था वो लिया। अगर
उनके पास ये हक होता या उनके पास ये ताकत होती तो ज़रूर लेते, लेकिन वो ताकत तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास थी और वो तो बिल्कुल तैयार नहीं थे देने के लिए किसी को शख्स को बैट का सिंबल। अच्छा, ये हाल जो थी ये तो अमली तौर पर देखी गई और बाज़ हलकों में मैंने खुद भी ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर एक MNA है उसके नीचे 3 MPAs हैं और सबका ताल्लुक PTI से उम्मीदवारों का, तो उन सब ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि अगर हमें कद्दू देना है तो हम सबको कद्दू ही दे दें या बैंगन देना है तो बैंगन ही दे दें। तो ये दरख्वास्त भी नहीं मानी गई अक्सर जगह पे और बाज़ जगह मान भी ली गई। लेकिन ये जो माहौल था इंतखाबी निशान के हवाले से कि जूता मिल रहा है या इस तरह के निशानात जो शायद जिनको सियासी जमातें या सियासी कारकुन जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो पसंद ना करें, इस सूरत हाल को दस्तावेजी ज़राए से साबित तो नहीं किया जा सकता। तो अब अदालत में ये माहौल कैसे पेंट किया जाए? देखिए, ये तो साबित अदालत में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदालतें भी देखती हैं, वो उनको समझती हैं कि क्या हो रहा है। और ये इशू भी नहीं है केस में ये इशू नहीं है कि PTI के इंडिपेंडेंट लोगों को सिंबल कौन सा मिला। उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, जिस भी सिंबल के तहत लड़ा वो इलेक्शन जीत गए, अब वो असेंबली में आ गए। अब इशू ये है कि जब असेंबली में आ गए तो उनको क्या वो सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, और अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो क्या उनको रिज़र्व सीट्स मिलेंगी कि नहीं। अब सिंबल वाला मामला तो ख़त्म हो गया, वो जो उसकी गैर कानूनी मेरा ख्याल है जजमेंट थी और उसका जो असर था वो तो अब इररेलेवेंट हो गया, उसका तो कोई अब ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि इलेक्शन हो गए और हमारी कौम ने बड़ी अक्लमंदी से वोट किया। उन्होंने हालांकि कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने वो कन्फ्यूजन को रद्द कर दिया और बड़ा अक्लमंदी से वोटिंग की, तो वो मामला ख़त्म हो गया। अब सिंबल नहीं मिला, उसका जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन लोगों ने वोट फिर भी करके PTI को मेजॉरिटी पार्टी ले आए। अब इशू ये है कि वो रिजर्व सीट्स मिलेगी कि नहीं। अच्छा साहब, गुज़श्ता रोज़ भी अदालत में ये नुक्ता उठाया गया कि जब उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़कर इलेक्शन आ गए थे तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों शामिल हुए। माना कि इलेक्शन लड़ने के लिए बल्ले के निशान की ज़रूरत थी, लेकिन जब इलेक्शन हो गया, आज़ाद उम्मीदवार आ गए, तो वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी तो शामिल हो सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखिए, उस वक्त कुछ ऑर्डर्स ऐसे आ गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, जब वो सिंबल PTI ने मांगा तो PTI को कहा कि जनाब आप तो जमात ज़रूर हैं, लेकिन आप इलेक्शन या पार्लियामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। ना हम आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मानते हैं, इसलिए आपका हम चेयरमैन कौन है उसको भी नहीं हम स्टेटस देंगे। तो आप PTI की तरफ से कोई भी कागज़ नहीं जमा करा सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो ये इस सूरत हाल में जब इस किस्म के ऑर्डर्स थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स थे, तो हमारे पास या PTI के पास ये कोई, या PTI के जो कैंडिडेट्स थे उनके पास ये फिर कोई रिस्क नहीं ले सकते थे वो कि PTI ज्वाइन कर लें और उनको ECP कह दे कि हमने तो आपको पहले बता दिया था कि ये PTI जो है वो इलेक्ट्रल इसमें हिस्सा ही नहीं ले सकती और उनको रिजर्व सीट्स मिल ही नहीं सकती। तो जब तक वो ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन का, ये मजबूरी थी, वरना ज़रूर फर्स्ट ऑप्शन तो यही थी कि PTI को ज्वाइन किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात थे उसकी वजह से ये नहीं कर सके। अच्छा, ये बताइएगा कि बार बार बल्ले का फैसला रेफर हो रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है, और अगर देखा जाए तो मौजूदा कंट्रोवर्सी की बुनियाद भी वही फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था। हमारे चीफ जस्टिस उस फैसले का दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में एडमेंट हैं कि उनका जो आर्गूमेंट था वो बड़ा ठीक था। इसी तरह उन्होंने एक ख़त लिखा मोहतरमा सफ़ीर साहिबा को जो बरतानिया की हैं, और उनमें उस ख़त में भी अपनी फ़ैसले की तौजीहात उन्होंने बयान फरमाई, और वो जज साहिबान जिन्होंने ये फ़ैसला दिया वो इस बेंच का भी हिस्सा है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये अभी, और उस फैसले का रिव्यू अभी पेंडिंग है, तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो मामला है जिस पे जज साहिबान बार बार अपना माइंड दे रहे हैं, तो ये उस रिव्यू पर भी असरअंदाज होगा? जी देखें, जहाँ तक आज आपने सुना और बल्कि पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं,
जज साहिबान में आपस में बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में, और एक बड़ा व्यू वाजे है, और वो ये है कि जो जजमेंट दी गई सिंबल केस की वो आइन के ख़िलाफ़ थी, और उसकी वजह से ही ये सारी जो असरात हैं, जो असर है उसका, वो एक्चुअली बड़ा इम्पैक्ट किया है पीटीआई को, और वो ऐसी गैर कानूनी जजमेंट है जिसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है जमहूरियत को। ये एक व्यू था बेंच के अंदर जो ऑब्जर्वेशन से नज़र आता था, और मेरा भी यही व्यू है। मैंने तो इस पे आर्टिकल भी लिखा है कि ये जजमेंट जो है, ये फैसला जो है, ये गैर आइनी है और ये कानून के ख़िलाफ़ है और इसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो हो गया, उसका रिव्यू फाइल किया था, लेकिन वो रिव्यू लगा नहीं और इलेक्शन हो गए। अब इलेक्शन हो गए तो वो मामला अब ख़त्म हो गया, अब उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब वो रिव्यू आप करेंगे भी तो वो इलेक्शन दोबारा तो नहीं हो सकते, जो सिंबल तो दोबारा नहीं मिलेगा जिस सिंबल के तहत हम इलेक्शन लड़ सकें। तो इसलिए अब मेन उसका पॉइंट ये है कि क्या उस फैसले को, जो सिंबल केस का फैसला है, क्या ये जज साहिबान इस फैसले में, यानी ये जो 11 मेंबर बेंच है, क्या वो उस फैसले को रद्द कर सकता है? मेरी नज़र में रद्द करना चाहिए, क्योंकि अगर जजमेंट कोई गैर कानूनी हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि अपनी जजमेंट को वो रद्द कर दे। तो ये रिव्यू से बालातर होके मेरा ख्याल है ये फुल बेंच जो है वो कंसिडर कर सकता है सिंबल की वैलिडिटी को, और सिंबल केस को ख़त्म कर सकता है अगर अच्छा, अली जफर साहब, आप लोगों ने चीफ जस्टिस साहब पर भी अदम एतमाद का इजहार किया और कि वो मखसूस नशिस्तों वाले केस में ना बैठें और खान साहब के जो दीगर केसेस हैं उनमें भी ना बैठें, लेकिन बहरहाल वो इस बेंच का हिस्सा है। आप लोगों को लगता है कि जो सारा मसला पैदा हुआ वो इस वजह से हुआ कि बल्ले वाला फैसला आ गया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में आज ये वाज़ेह तौर पर कहा कि ये मसला होता ही ना अगर आप लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते। जी देखिए, सबसे पहले तो थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि पीटीआई ने चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि वो इस केस में ना बैठें। अच्छा। ये शायद वैसे ही एक डिबेट चली थी इंटरनली, और कुछ लोग इससे मुत्तफिक थे, कुछ नहीं थे, लेकिन बहरहाल एप्लीकेशन नहीं दी गई। तो ये तो बात पहली वजाहत कर दूं। दूसरा पॉइंट कि चीफ जस्टिस साहब ज़रूर अपनी ऑब्जर्वेशंस में कह रहे हैं कि पीटीआई ने इलेक्शंस क्यों नहीं कराए। हमारा पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि हमने पहले भी इलेक्शन कराए थे, और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कराएं या ना कराएं, सिंबल नहीं लिया जा सकता। और तीसरा मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शंस, इस जजमेंट के बाद हमने 2 बार इलेक्शंस करा चुके हैं हम, और अभी जो इलेक्शन कराया है हमने आखिरी, जो पूरे मीडिया पे भी था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतनाज़ा बना लिया है और उसके ऊपर भी नोटिस कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्लियरली बड़े वाज़े तौर पे उनका एक ही एजेंडा है, और वो ये है कि पीटीआई को सियासत में हिस्सा ना लेने दिया जाए, पीटीआई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, पार्लियामेंट का हिस्सा ना बने। इसीलिए ये जो दूसरा और तीसरा इलेक्शन है उसको भी एक तरह से उसके ऊपर भी नोटिस लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर्टिफिकेट नहीं इशू किया कि आपका इलेक्शन वैलिड है। तो ये वाज़ेह है, बातें ये नज़र आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी नज़र आनी चाहिए कि ये पोजीशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी हाल में तैयार नहीं है कि पीटीआई जो है वो एक जमात के तौर पे पार्टिसिपेट करे जमहूरियत में, पार्लियामेंट में। अच्छा अली जफर साहब, ये बताइएगा कि अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब बतौर सदर मुंतखब हो गए। अब वो टीवी पर भी नशर हुआ और उनका दावा तो यह है कि बड़ा शफाफ था। तो क्या आप भी यही समझते हैं कि आपने जो इलेक्शन करवाया वो भी इतना ही शफाफ था? जिस तरह नवाज शरीफ साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, इसी तरह आपके चेयरमैन भी बिला मुकाबला शफाफ तरीके से मुंतखब हो गए। जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सियासी जमात का इलेक्शन उसका इंटरनल अफेयर होता है, उसका एक इंटरनल मामला होता है, और मेरा तो प्रिंसिपल ये है कि दूसरी जमात को कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है कि उनके इंटरनल मामलात में
मुदाखलत करे। तो पीटीआई का तो मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि अगर उनका पीएमएलएन का या पीपल्स पार्टी का इलेक्शन जो है वो अगर उन्होंने गलत किया है या सही किया है तो उनके अपने मेंबर्स का मामला है। पीटीआई के जो पीपल्स पार्टी के मेंबर्स हैं और पीएमएलएन के मेंबर्स हैं वो खुद ही फैसला करें। लेकिन पीटीआई के केस में हमने इलेक्शन कराए, हमने साफ शफाफ इलेक्शन कराए और मुझे नहीं समझ आती कि किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात मान ली और कहा कि इलेक्शन हुए ही नहीं। ये सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि 2-3 लोग उठ के आए और उन्होंने कहा कि जी हम कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हुए, और वो जो 2-3 लोग थे जो कि पार्टी ने उनको निकाल भी दिया था, या चले उनको आप समझें कि वो मेंबर्स थे, उन्होंने आके कह दिया तो वो इलेक्शन सारा कलअदम करार दे दिया गया या कहा गया कि इलेक्शन ही नहीं हुआ, जबकि पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कह रही थी कि इलेक्शन हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल उन 3 या 4 लोगों का बात मान ली और कहा कि इलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ ये बहुत बड़ी एक गैर आइनी और गैर कानूनी इसमें एक पॉइंट है इस जजमेंट में, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि जजमेंट गलत है। आप मेरा आर्टिकल जरूर पढ़िएगा अखबारों में जो मैंने लिखा था। अच्छा, ये बताइएगा कि आज बेंच की तरफ से एक बात ये भी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके हैं, इनको एक दफ़ा फिर ये ऑप्शन दे दी जाए कि आप वापस 9, 10 या 12 तारीख पे चले जाएं फरवरी की, जहां पे आपके पास ये ऑप्शन थी कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, तो वहां तक जाया जाए और वहां पर एक दफ़ा फिर ये ऑप्शन आ जाए आपके अरकान के सामने कि वो सुन्नी इत्तेहाद की बजाय कोई और पार्टी या पीटीआई ज्वाइन कर सके। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मुमकिन है? जी, ऐसी बात मुझे ऑब्जर्वेशन ज़रूर आई थी, एक सजेशन आई थी, लेकिन मुझे ऐसी बात नज़र नहीं आती कि ये हो सकता है और उसका क्या जवाज़ होगा, क्योंकि या तो फैसला होगा कि आप ने जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया वो दुरुस्त है और आपको रिज़र्व सीट्स मिलनी चाहिए, या फैसला होगा कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिज़र्व सीट्स नहीं मिलनी चाहिए। ये कहना कि आप अब फिर दोबारा से वापस लें अपना नॉमिनेशन और किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें, मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर है। हाँ, अगर सारी पार्टीज़ इस पे आमादा हो जाएं, इलेक्शन कमीशन भी आमादा हो जाए और जो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद है वो भी आमादा हो जाए और कहे कि हम इस तरह कर लेते हैं, तो फिर अलग बात। अच्छा, अली जफर साहब, खान साहब के केसेस की बात कर लेते हैं। कल हमने देखा साइफर केस में उन्हें बरियत मिल गई, इससे पहले तोशा खाना केस में उनकी बरियत हो चुकी है, 190 मिलियन पाउंड केस में वो जमानत पर हैं, कुछ दीगर केसेस में भी उनकी बरियत हो चुकी है। इद्दत केस का मामला भी बाकी है, दूसरी अदालत को वो भी रेफर हो चुका है। क्या तवक्कुआत हैं आपकी उस केस से, और अगर उस केस में भी रिलीफ मिलता है तो क्या खान साहब बाहर आ जाएंगे? जी देखें, ये इलेक्शन से पहले 3 मेजर केस थे जिसमें फ़ैसला किया था, और एक था साइफर केस जिस पे कल बाइज़्ज़त बरी हो गए इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी। तोशा खाना केस दूसरा था, वो भी बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी केस था, उसमें कोई शहादत नहीं थी, तो पहले दिन ही अदालत ने उसकी जो सज़ा थी वो भी मुअत्तल कर दी। और ये तीसरा केस था इद्दत का, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद केस था, इसमें कोई कानूनी एक बिल्कुल किसी किस्म की ग्राउंड नहीं थी, कोई जवाज़ नहीं था सज़ा देने का, लेकिन बहरहाल अदालत ने दे दिया क्योंकि सज़ा देनी थी, उनके ऊपर शायद प्रेशर था कोई जिसकी वजह से उन्होंने सज़ा दी। तो ये केस भी, इद्दत वाला केस भी, मुझे कोई शक नहीं इसका भी वही हाल होगा जो मैं पहले कह रहा था कि साइफर केस का और जो तोशा खाना केस का होगा। अच्छा। यानी कि उसमें भी इमरान खान साहब और उनकी जो अहलियाँ हैं वो बरी होंगी, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये होगा। ताख़ीर ज़रूर हो रही है, दूसरी प्रोसिक्यूशन साइड जो है वो थोड़ी भाग रही है, वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह डिले हो मामला, लेकिन चलें आप हफ्ता और लगा लें, उसके बाद इंशाल्लाह वक्त आ गया है कि अब अडियाला से इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे। अच्छा, इस्लामाबाद की तरफ जरा चलते हैं, जहां पर 3 सीटों पर, जहां की 3 सीटें और तीनों आपकी पार्टी का दावा है कि आपने जीती। ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चला गया, आपकी पार्टी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चली गई, आपके तीनों उम्मीदवार,
अब वहाँ पर जो मुखालिफिन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले, वो कहते हैं कि जज साहब भी ठीक नहीं कर रहे, ये जज साहब कुछ ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं, और वो ले गए इसको इलेक्शन कमीशन में, और अब वो कह रहे हैं कि हमें एक रिटायर्ड जज लगा के दिया जाए ताकि जिसके सामने हम अपना मुकदमा जो है वो पूरे इत्मीनान के साथ लड़ सके। और इससे पहले चंद दिन पहले ही हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी करती है जिसमें इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दी जाती है कि वो रिटायर्ड जज बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुकर्रर कर सके। तो आपकी जो उम्मीदें इलेक्शन ट्रिब्यूनल से थी वो तो जाती हुई, बल्कि वो तो अब ऐसा लगता है मिटती हुई दिखाई दे रही। जी देखें, अब इशू ये है, थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड समझते हैं और फिर वजह समझते हैं कि ये क्यों कानून साजी इस तरह की जा रही है। सबसे पहले तो अभी जो कानून था और जिस पे सारी पार्टीज़ आमादा थी वो ये था कि ट्राइब्यूनल के जो जज साहिबान हैं वो हाई कोर्ट के जज साहिबान होंगे, सिटिंग जजेस होंगे, रिटायर्ड नहीं होंगे, सिटिंग जजेस होंगे। और उसकी वजह ये थी, ये कंसेंसस था, वजह ये थी कि कोई हुकूमत या कोई साइड जो है वो प्रेशर नहीं कर सकेगी जजेस को, और कौन जज होगा उसका फैसला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही करेंगे। तो इस तरह एक इंडिपेंडेंट और एक अकाउंटेबल ट्राइब्यूनल बनता है जो कि आज़ाद तरीके से फैसला कर सकता है। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, रिटायर्ड जजेस भी हम लगा सकते हैं, और रिटायर्ड जजेस का मतलब ये होगा कि बजाय जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का लगाए ट्राइब्यूनल में, अब हुकूमत जो है वो अपनी मनपसंद जजेस को लगा सकती है। तो इसलिए ये जो मूव है जो इस खास वक्त पे की गई है, इसीलिए लगता ये है कि ये बदनीयती पे मबनी है। और अगर बदनीयती पे मबनी हो कोई ऑर्डिनेंस तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि उसको वो कलअदम करार दे सकती है। तो ये मकसद जो है इस अमेंडमेंट का या इस कानून साजी का, वो अमेंडमेंट वो मकसद जो है वो बदनीयत है, बदनीयती पे बेस्ड है, और वो बदनीयती ये है कि अपने मनपसंद जजेस लगाए जाएं। तो ये है इसका सारा जो मैं वजाहत करना चाह रहा था इसके बारे में। अच्छा अली, चलते चलते ज़रा ये भी बता दें कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट आया, और ट्वीट के बारे में 1971 के बारे में, कि अब ये कहा जा रहा है कि वो ट्वीट बड़ा ख़तरनाक था, बड़ा गलत था, तो अब उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई है FIA की। और जब इंक्वायरी शुरू होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तो नतीजा फौजदारी मुकदमे की सूरत में निकलता है। तो आपको क्या लग रहा है, एक नया मुकदमा? जी, आप ये तो बात दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो इतना भी कह दूंगा कि अगर हम खामोश भी रहें तो कोई ना कोई मुकदमे बनते रहेंगे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आपका जो सवाल है, मेरी नज़र में ना तो कोई ये जुर्म बनता है, ना ही कोई केस बनता है किसी किस्म का इमरान खान साहब के खिलाफ इस ट्वीट के ऊपर। FIA इन्वेस्टिगेट कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गद्दारी का मुकदमा बनेगा। मेरी नज़र में किसी किस्म का मुकदमा नहीं बन सकता। ना क्रिमिनल मुकदमा, ना सिविल मुकदमा। जहाँ तक ये इशू का ताल्लुक है, ये इशू बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पब्लिक के साथ जब बात करना चाहते हैं या गुफ्तगू करना चाहते हैं तो उनके पास सिर्फ दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि वो जब बैठे होते हैं जेल में, जहाँ जेल ट्रायल हो रहा है, तो वहाँ एक छोटा सा कमरा है, कोई 20-25 फुट के फासले पे, वहाँ कुछ मीडिया के लोग बैठते हैं। तो एक तो इमरान खान साहब दूर से उस फासले से उन मीडिया वालों से बात करते हैं और वो फिर रिपोर्ट करते हैं जाके। कुछ रिपोर्ट होता है, कुछ नहीं होता। दूसरा तरीका जो है पब्लिक के साथ उनका गुफ्तगू करने का, वो है ट्विटर के थ्रू, ट्वीट करके। अब वो ट्वीट जो है वो डायरेक्टली खान साहब खुद नहीं कर सकते, उनके पास फ़ोन नहीं है जिस पे वो ये लिख लें। वो किसी को बताते हैं कि मेरा ये मफहूम है, ये मेरा इरादा है कहने का, और फिर वो जिसको बताते हैं वो आगे जाके दूसरे बंदे को बताता है और दूसरा बंदा तीसरे बंदे को बताता है और फिर जाके
वो ट्वीट जो है वो लिखा जाता है। तो इसलिए कई बार ये होता है कि वो एग्जैक्ट अल्फाज या जिस तरह रिप्रेजेंट करना है वो एग्जैक्टली उस तरह नहीं होता, लेकिन जो उसका जिस्ट है, जो उसका प्रिंसिपल है, वो वही रहता है। तो ये इस केस में जो है इमरान खान साहब का जो इरादा है या जो उनका मकसद है वो ये है कहने का, जो वो कहना चाहते हैं कि हर कौम जो है अपनी माजी से सीखती है, माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। आप अगर माजियों की गलतियों से सीखेंगे तो अपना हाल भी ठीक कर सकेंगे और अपना मुस्तकबिल भी मुस्तहकम कर सकेंगे। और जो हमारा 1971 में हुआ, 1971 में जो कुछ हुआ वो उसमें बहुत सारी गलतियां भी थीं, बहुत सारी इंटेंशनल गलतियां थीं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज थी जो हमारे दुश्मनों ने अपनाई। तो ये सब चीज को देख के समझना चाहिए कि क्या हुआ था, ताकि हम ये गलतियां दोबारा ना दोहराएं। ये था सारा उस ट्वीट का मकसद। इसमें कौन सा जुर्म है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से तो वेलकम बैक नाज़िन। अब हबीब साहब से गुफ्तगू करेंगे। हबीब साहब, सबसे पहले तो मखसूस नशिस्तों वाले केस के मामले की हम बात कर लेते हैं। अब तक 2 समातें हुई, जजेस के रिमार्क्स भी हमने सुने, जो मकालमे कुछ जजेस के दरमियान हुए, कुछ ऐसी बातें भी थीं जिनसे लगा कि शायद कोई तल्ख बातें हैं। आपकी फील क्या है इस केस का? आपको क्या लग रहा है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? एक तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो केस है अब एक सियासी मौक़िफ़ की सूरत भी इख्तियार कर चुका है। यानी इसका जो मुकदमे का मौजू है वो सियासी भी हो चुका है। अच्छा, वो उसकी वजह यह है कि न सिर्फ ये इतना सादा मामला नहीं है कि एक पार्टी को सीटें मिली या ये नहीं मिली। हाँ। उसके साथ एक और चीज़ भी जुड़ी है, वो है खुद अदालत। वो इस तरह कि जब ये सीटें PMLN और पीपल्स पार्टी और दीगर के पास थीं तो उन्हें 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल जी। और उसके नतीजे में कुछ लोग ये बात कर रहे थे, और ये बात सरकारी लोग कर रहे थे कि जनाब हम दस्तूर में तरमीम करेंगे और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का तयन करेंगे या जजों की उम्र में इजाफा कर देंगे, उनकी रिटायरमेंट उम्र बढ़ा देंगे। हाँ, अब आप जरा देखिए कि इसमें अगर ये फैसला दूसरी ऐसा आता है कि जिसके नतीजे में दोबारा वो सीटें PMLN और पीपल्स पार्टी को मिल जाती हैं, तो जो तरमीम होगी जिसका के ऐलान पहले किया जा चुका है, उन्हें 2/3 मेजॉरिटी वापस मिल जाएगी। के असरात बराह रास्त अदालत पे आएंगे जी। ठीक है, अदालत में कुछ लोगों को फायदा होगा और ऐन मुमकिन है कुछ लोगों को नुकसान हो। ठीक है, या ऐन मुमकिन है कुछ लोग ऐसा ना चाहते हो। हाँ। क्योंकि ये एक बीच में आके, यानी अदालत जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ये अपने कैरियर की इंतहा पे होते हैं। हाँ, हाँ। आप वहां पे कोई तरगीब का मुझे तो लगता है शायबा भी नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन आप जरा देखें ना, जब सूरत हाल को देखेंगे तो उसमें तो ये बराह रास्त एक तरगीब भी लग रही है ना। ठीक, हाँ, ठीक है। तो ये इतना सादा मामला नहीं होगा खुद अदलिया के लिए। इसमें से ये मामला निकाला नहीं जा सकता। हाँ। जब फैसला आएगा तो उस वक्त चाहे वो कोई भी हो, ये मामला बहरहाल साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा हबीब साहब, ट्राइब्यूनल्स वाला जो मामला है, हम देख रहे हैं इस्लामाबाद की 3 सीटों का मामला। अच्छा, हमने हमेशा ये सुना है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इस मामले में जो 3 कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के, वो शिकायत करें कि जज साहब जल्दबाजी में फैसला कर रहे हैं। ये तो मैंने पहली दफा सुना है कि जल्दबाजी में फैसला हो रहा है, इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए, मुस्लिम लीग नून ने पहले भी वैसे इल्जाम कई बार लगाया है अदालतों के ऊपर। अच्छा। और ये तीनों मुस्लिम लीग नून के लोग हैं और उन्होंने ये सीटें जीती और अब उन्हें फॉर्म 45 नहीं मिल रहे उनके। हाँ। कहाँ रख के कहीं भूल गए हैं क्या? अब जो फॉर्म 45 हैं वो देने की बजाय अब उन्हें लग रहा है कि जज साहब चूंकि मांग रहे हैं, इसके सीधा सीधा चलो हिसाब कर लेते हैं किसके पास असली है किसके पास नकली है। तो इस सूरत में तो नशिस्तें चली जाएंगी। तो लिहाजा तरीका ये है कि, और हमेशा का तरीका है कि आप जज साहब पे अदम एतमाद का इजहार कर दें। हाँ। और आप इस वाक़े को तनहा ना देखें। हाँ। अभी ये इस तरह के वाक़यात आपको वक्तन फ़ौक्तन आगे भी नजर आएंगे। अच्छा। अभी आपने देखा खावर मानिका साहब ने जज साहब पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ठीक है, जब अदम एतमाद का इजहार किया तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा इमरान खान की कैद में इजाफा हो गया। बिल्कुल ठीक है, फैसले के करीब दोबारा अंदर। अच्छा जी। हाँ। उसके बाद ये जो केस है इसमें भी आप देखिए कि इसमें भी डिलेड
यानी डिले करने की जो टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, इसका नतीजा क्या होगा कि MNAs वही के वही रहेंगे। तो अब इसमें इलेक्शन कमीशन ने इसको काबिल समाअत करार दे दिया है। तो इलेक्शन कमीशन इस तरह के मामला जब भी आते हैं PTI के हवाले से, उनको ना सिर्फ काबिल समाअत करार देता है बल्कि इंतहाई सूरत के साथ फैसला करता है। और वो जो फैसला है इत्तफाक ऐसा है कि होता कानून के मुताबिक ही है शायद, लेकिन होता PTI के खिलाफ, शायद भी कह रहे हैं आप जी, होता PTI के खिलाफ। अच्छा। ये यकीनी है। अच्छा। अब ये पता नहीं इसीलिए मदद के लिए इलेक्शन कमीशन के इसमें पास क्या असरार है, इसमें जाहिर है रमूज़े ममलकत जो हैं वो मेरे जैसे आमी तो नहीं जानते, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ अंदाजे ही हैं, वो सब लगा लेते हैं। कुछ तो है बहरहाल। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे, बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर फैसल वावड़ा और MNA मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा कराए गए बयान हलफी में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी के तलबगार है और खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं। दूसरी तरफ फैसल वावड़ा ने गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। फैसल वावड़ा ने तौहीन अदालत नोटिस पर 16 सफ़ात पर मबनी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है, जिसमें नोटिस वापस लेने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं बल्कि मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। फैसल वावड़ा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा रऊफ़ हसन और मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में जमा कराए हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में सुननी अदील सरफराज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अदील, अब जो जवाबात दोनों की जानिब से जमा कराए गए हैं, इन जवाबात की रोशनी में अदालत की कार्रवाई कैसे आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? जी, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में अगर देखें तो 2 से 3 मिसालें मौजूद हैं, और जहां तक ताल्लुक है मुस्तफ़ा कमाल साहब का, उन्होंने जो गैर मशरूत माफ़ी शो का नोटिस के बाद ही मांग ली है, तो उसमें नज़र यही आ रहा है कि अदालत की जानिब से उनके केस में लीनियंसी बरती जा सकती है, क्योंकि वो खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं और एक इनिशियल स्टेज पर उन्होंने इस पूरे मामले में कंटेस्ट ही नहीं किया कि वो ये बात उन्होंने की है और वो उसको डिफेंड नहीं कर रहे, बल्कि उसको अदालत के अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। बल्कि ऑन दी अदर हैंड जो फैसल वावड़ा साहब हैं वो बेसिकली फॉलो कर रहे हैं फुट स्टेप्स माजी में दानियाल अजीज और तलाल चौधरी साहब के, और उनका जो नतीजा है वो भी फिर हमारे सामने है। डिपेंड करता है जजेस साहिबान के मूड पर भी कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बिलखसूस वो इस पूरे मामले को किस तरह लेकर चलते हैं, और कल फैसल वावड़ा साहब क्या अदालत के सामने खड़े होकर भी यही मौकफ रखेंगे या अपना मौकफ तब्दील करते हुए अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग लेंगे। हमारे पास मिसालें तो मौजूद हैं। आपको अगर याद हो, निहाल हाशमी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, उन्होंने अदालत से माफ़ी मांगी थी, बावजूद उसके उनको सजा दी गई थी। मगर उसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो निहाल हाशमी है उन्होंने भी खुद पर जब फर्द जुर्म आयद हो गई उसके बाद अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी। वो एक अलग किस्सा है कि तो अदील, जिस तरह आपने ये सजाओं की मिसालें बयान की हैं, क्या माफ़ी की मिसालें भी मौजूद हैं कि इसी तरह की किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या इस तरह का कोई अदालत के बारे में कुछ गैर जिम्मेदाराना बातें की हो और अदालत ने उसको माफ़ कर दिया हो? जी, हमारे पास अभी रिसेंटली फैसल वावड़ा साहब की ही मिसाल मौजूद है, बल्कि फैसल वावड़ा साहब से पहले आपको याद होगा फैसल रजा आबदी साहब, उनको भी अदालत ने टू सम एक्सटेंट लीनियंसी उनके साथ बरती थी जब जस्टिस साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे। कई मिसालें मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर हम देख रहे हैं बिलखसूस अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं या उनके जो बयानात हैं उनकी बेस पर वो अदालत में आकर अपना बयान तब्दील नहीं करते, और कम अज़ कम अदालत से ये एक्सपेक्ट तो ज़रूर करते हैं कि अदालत लीनियंसी बरतेगी, मगर दूसरी जानिब अदालत से गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगते, जिस पर अदालत को मजबूरन फिर इंतहाई कदम उठाना पड़ता है। और वो इंतहाई कदम आपको मालूम है कम अज़ कम 5 साल नाअहली तक जाता है, और ये हमारे सामने कई मिसालें तो मौजूद हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अदालत ने जो कंटेम्नर है उसका कंडक्ट भी देखना है कि आया उसने जो उससे एक कंटेम्प्ट हुई है अदालत की या अदालती जजेस साहिबान की,
उस पर उसको नदामत है, शर्मिंदगी है। अब वो शो किया है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, और उन्होंने बताया है कि वो शर्मिंदा हैं या वो अदालत से माफ़ी चाहते हैं गैर मशरूत, और अदालत को के सामने अपने अदालत के रहमो करम पर खुद को छोड़ते हैं। तो वहां पर तो हमें नजर आता है कि अदालत के पास फिर ज्यादा जवाब नहीं बचता उनके खिलाफ कार्रवाई का। हम एक जो माहौल देख रहे हैं अदील, इस वक्त हम एक जो माहौल देख रहे हैं जिसमें अदलिया मुसलसल तनकीद की जद पर है, हुकूमती साइड से भी इदारों के साथ भी कुछ तलखी के मामलात चल रहे हैं, और फिर ऐसे में जो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल रहनुमाओं की जानिब से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, तो आपको क्या लग रहा है कि आपने कहा कि फैसल वावडा साहब की एक मिसाल मौजूद है कि माजी में उनको एक बार माफ़ी मिल चुकी है, क्या अब भी ऐसा हो सकता है माहौल को मद्देनजर रखते हुए? जो उनका जवाब है उसको देखकर तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि ये मामला इतना जल्दी फैसल वावडा की हद तक खत्म होगा। दूसरी जानिब डिपेंड करता है, जैसा कि पहले मैंने बताया, जो जज प्रिजाइड कर रहे होते हैं इस केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, और माजी में जब कंटेम्प्ट के मामलात आते थे उस वक्त जस्टिस साकिब निसार थे या जस्टिस गुलजार अहमद थे या जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे। उस वक्त भी हमने देखा जो जजेस साहिबान हैं उनकी जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा ये कोशिश ज़रूर की गई कि जो कंटेम्नर है वो अदालत के रहमो करम पर खुद को छोड़े या गैर मशरूत माफ़ी मांगे, तो उसके हवाले से सोचा जा सकता है। मगर ये स्टेज जो होती है वो यही होती है जब शो का नोटिस जारी होता है, उसके फ़ौरन बाद अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो माफ़ी मांग सकते हैं। अदरवाइज फिर अदालत जो है उसको सही मानों में समझती है कि वो जो माफी मांगी गई है वो दिल से नहीं मांगी गई और सिर्फ सजा से बचने के लिए मांगी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज, आप हमारे साथ मौजूद। हबीब साहब, फैसल वावडा साहब बड़ा तारीफ भी कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब की, और वो बड़ा अच्छा गुमान रखते हैं उनसे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपने अदील से एंड पे ये सवाल किया कि अतर मिनल्ला साहब से मुतालिक है ये केस और कोई और इसे सुन रहा है, तो आपको ऐसा, आप मखसूस नशिस्तों वाले मामले से इसको क्यों जोड़ के उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि इख्तलाफ नजर आ रहा है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, बेंच के दरमियान इख्तलाफ नजर आ रहा है जो मखसूस नशिस्तों वाला है। अब उस इख्तलाफ को, जाहिर है उस जो रिमार्क्स में इख्तलाफ होता है वो तो सवालात की सूरत में होता है या कहीं रिमार्क्स कह दिए जाते हैं, तो उससे को बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन तासुर एक जरूर लिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये तासुर किसी न किसी दर्जे में अब इस केस पर भी असरअंदाज होगा। ठीक है, कल का आपको क्या लग रहा है हबीब साहब? मुझे फैसल वावडा का अच्छा वक्त नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, उसकी वजह यह है कि आप अगर चंद भी, अब हमने हमारे दोस्त अरबाब चांडियो साहब जो हैं वो जो कराची में काम करते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर और वीडियो दिखाई। वो ये है कि फैसल वावडा साहब एक तकरीब में गए और वहां पे उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के पास जाने की कोशिश की। गार्ड्स ने रोक लिया, और उन्हें गार्ड्स ने रोक लिया। अब ये कैफियत आप जरा समझिए इसको, कि यही फैसल वावडा साहब हैं जो कह रहे थे, जिनके बारे में जिन्होंने ये कहा कि मैं सदर आसिफ अली जरदारी को अपने वालिद की तरह इज्जत देता हूं। ठीक है, लेकिन उनके गार्ड्स ने फैसल वावडा को बेटे की तरह इज्जत नहीं दी। ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आसिफ अली जरदारी साहब तक कोई उनका इतना करीबी शख्स हो जितने के फैसल वावडा का दावा था और वो उन तक ना पहुंच सके? ये कुछ अजीबो गरीब सी सूरत हाल लगती है। तो है इसमें, तो इससे इस थोड़े कहे को काफी समझा जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।